अकरेंस ऑफ फ्लोरीन। तो एक तो इस फॉर्म में मिलता है ये CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोरोस्फर। फ्लोरोस्फर। और एक होता है आपका क्रायोलाइट, Na3Al(F6), दिस इज क्रायोलाइट। एक होते हैं आपके एपेटाइट, ये है Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaF2। ये होता है आपका फ्लोरो एपेटाइट, दिस इज फ्लोरो एपेटाइट। ठीक है, ये हो गए आपके इसके। और बात आती है आपकी क्लोरीन की, अकरेंस ऑफ क्लोरीन, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अकरेंस ऑफ क्लोरीन। तो कुछ डबल सोल्ट्स हैं आपके, KCl.Mgcl2 और .6H2O। इसको क्या बोलते हैं? कार्नालाइट बोलते हैं हम। कार्नालाइट, ये एक डबल सोल्ट है, कार्नालाइट। और बाकी NaCl है ना, सी वाटर, इसका मेन सोर्स है आपका। और ठीक है ना, बाकी ऐसे ही आयोडीन और ब्रोमीन, ये भी कहाँ से मिलेंगे आपको? सी वाटर से ही। ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर whereas iodine are obtained from सी वाटर, वहीं से इनको आइसोलेट किया जाता है। अब आ गए इसकी हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियाई, है ना। तो पहला मैं लिख दूं यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप पे बढ़ेगी क्योंकि नई शेल क्या होती जा रही है आपकी? ऐड होती जा रही है। तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये क्या होगी आपकी? इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई है, जिसको कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कैसे चलेगा डाउन द ग्रुप? कहाँ ज्यादा इंक्रीज होगा, कहाँ पर कम इंक्रीज होगा? किन दो एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज ज्यादा होगा और किन दो एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज कम होगा? बताओ। बोलो बोलो। हाँ सर, इंक्रीज करेगा, क्या बताना है? तो कहाँ पर ज्यादा इंक्रीज करेगा, किन के बीच में कम इंक्रीज करेगा? तो जो वेरिएशन है वो रेगुलर तो है नहीं, है ना। डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ेगा, लेकिन साइज का जो इंक्रीज है वो कहीं पर कम सिग्निफिकेंट है, कहीं पर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ज्यादा बढ़ेगा, किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कम बढ़ेगा। सेकंड। हाँ सोचो, वो करा रखा है मैंने तुम्हें, ग्रुप 16 में भी बताया है, ग्रुप 15 में भी बताया है। बता भाई, जल्दी बता यार, इतना टाइम मत लिया कर।
देखो जरा इधर देखो, एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है? शील्डिंग इफेक्ट पे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। सर हाँ एक सेकंड की लो सर, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम है, अरे वो तो है ही। फिर क्लोरीन आएगा, फिर नहीं तो आपको सर फ्लोर देख मैंने कुछ लिख दिया, सबसे ज्यादा हाँ एटॉमिक रेडियस में जो गैप रहेगा वो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में रहेगा। उसके बाद ये जो हाँ गैप है ये कम होता जाएगा, रहेगा तो मगर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे तो डी और एफ की शील्डिंग शील्डिंग होती जाएगी शील्डिंग आपकी। कम होती जाएगी। तो शील्डिंग पुअर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, विच विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल। तो नई शेल के ऐड होने से जितना साइज बढ़ना चाहिए था, साइज में इंक्रीज उतना नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इससे आगे, तो ये तो एटॉमिक रेडियस का हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। डाउन द ग्रुप क्या होगी, ये डिक्रीज करती चली जाएगी ना, है ना, क्योंकि एटॉमिक साइज तो बढ़ ही रहा है आपका। तो मैं लिख दूं यहाँ जी पर इट डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगी, रेगुलरली डिक्रीज करती चली जाएगी आपकी। और इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसका ऑर्डर क्या रहेगा बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पता है ना क्या चीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस शेल ऑफ ए isolated gaseous atom to convert it into gaseous anion। गैसियस एटम को गैसियस एनायन बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड सर, जैसे इलेक्ट्रॉन। जैसे हम नीचे जाएंगे तो सर लेस नेगेटिव होती जाएगी ना। लेस नेगेटिव होती जाएगी, है ना। तो आपके कहने का मतलब है सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन हाँ की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, है ना। यस तो मैं लिख दूं यहाँ पर as we move down the group as we move down the group the electron gain enthalpy the electron gain enthalpy becomes less negative। ठीक है, बट मैं लिख दूं यहाँ पर बट exceptionally fluorine has less negative electron gain enthalpy than chlorine। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से क्या है, कम है ना। बताओ रीजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों है, बोलो। हाँ सोच आराम से, कोई बात नहीं, 11th क्लास में भी करवाया हुआ है तुम्हें, अब वो तेरे ऊपर है। बोल भाई। सर इसके फ्लोरीन सर छोटा है, छोटा हुआ तो क्या हुआ तो फिर? सर स्मॉल साइज है उसका, तो सर जो उसके अंदर रिपल्शन होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ना। हाँ तो वो स्ट्रांग होंगे सर।
तो उससे क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं होगा, थोड़ा सा रिपेल होगा वो, अट्रैक्ट नहीं हो इसलिए पाएगा इजीली। इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी आपकी, है ना। चलो तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज of 2p subshell, the inter the inter-electronic repulsions in 2p subshell is very high, so incoming electron is not accepted with ease, ठीक है ना। Hence lesser amount of energy is released, lesser amount of energy is released during addition of electron to fluorine, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा आपका, और जबकि क्लोरीन में है ना, whereas due to moderate size of 3p subshell of chlorine, the inter-electronic repulsions are negligible, कि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होंगे आपके, नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है ना। Hence incoming electron is easily accepted, and more amount of energy is released, ठीक है ना। So chlorine has more negative electron gain enthalpy than fluorine, ठीक है। जी enthalpy than fluorine। तो अब करेक्ट ऑर्डर क्या आ रहा है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो डिक्रीजिंग order of negative electron gain enthalpy, decreasing order of negative electron gain enthalpy। तो सबसे ज्यादा हुई क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, और सबसे कम क्या, एस्टेटाइन का। तो एक चेंज कहाँ हो रहा है आपका, खाली क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में हो रहा है आपको। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी आपकी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी, अब लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो F2 भी नॉन पोलर है, Cl2 भी नॉन पोलर है, Br2 भी नॉन पोलर है, आयोडीन भी नॉन पोलर है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो क्या है, आपकी गैस है ना। ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, आपका सॉलिड है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मोलिकुलर साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या करेंगे आपके, इंक्रीज करेंगे ना। ड्यू टू विच वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा आपका,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, द molecular size, the molecular size of halogen increases, so the extent of van der Waal forces of attraction increases, इसलिए the extent of van der Waal forces of attraction increases, so melting point and boiling point increases regularly down the group, इसलिए डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे आपके, रेगुलरली इंक्रीज कर जाएंगे। चलिए इसके बाद आता है आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ये तो जनरल ट्रेंड ही आपका है ना। अब आ जाओ कलर पर, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी कलर। तो कलर में एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा होता है आपका, येलो। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन कैसा होता है, येलो ग्रीन। और फिर आपका ब्रोमीन, ये तो पता ही है कि रेड होता है आपका। और आयोडीन, ये क्या होता है आपका, वॉयलेट। ठीक है, तो ये सब वो कलर है जो ये एमिट कर रहे हैं, है ना। तो फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसकी क्या हो जाएगी आपकी, लीस्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोडीन, है ना। तो अब देखो, मान लो इसके हम कलर की बात करें, तो एक वैगन व्हील बना लेते हैं 7 कलर्स का, ये ऐसे बना दो आप इसको, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कलर में है लिख रहा हूं। यहाँ पर हो गया आपका वॉयलेट और इंडिगो, यहाँ पर हो गया आपका वॉयलेट, है ना, और हो गया आपका इंडिगो, और यहाँ पर हो गया ब्लू, और यहाँ पर हो गया आपका ग्रीन, ये हो गया आपका ग्रीन। यहाँ पर हो गया येलो, ये हो गया आपका येलो कलर। थोड़ा इसमें और साफ सा लिखता हूँ, छोटे पतले पेन से लिखता हूँ। ये हो गया आपका येलो। यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज लिख देता हूँ, ऑरेंज। और यहाँ पर हो गया आपका रेड। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा था, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड है न्यूक्लियस के साथ, तो उनका एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो फ्लोरीन ने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वॉयलेट, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर रेडिएशंस एब्जॉर्ब, रेडिएशंस एब्जॉर्ब, कौन सा एब्जॉर्ब कर लिया इसने, वॉयलेट। तो वॉयलेट एब्जॉर्ब कर लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो, इसलिए येलो नजर आता है आपको ये। अब जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एक्साइटेशन एनर्जी कंपैरेटिवली क्या है, कम है आपका, है ना। तो कम है तो उसका क्या हो गया, मान लो इंडिगो कर लिया उसने, तो कलर क्या होगा उसका, येलो ग्रीन। अब ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन की एक्साइटेशन एनर्जी और कम है, तो ब्रोमीन की एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो गई, ग्रीन। तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया आपका, रेड, है ना। और आयोडीन की एक्साइटेशन एनर्जी और कम है, तो येलो लाइट से ही इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, तो येलो एब्जॉर्ब करी, तो कलर क्या हो गया इसका, वॉयलेट। समझ में आ गई बात ये।
जी। है भाई, ठीक है ना। तो इस टाइप से कलर को आप थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो मैं लिख दूं यहाँ पर on going down the group, the excitation energy, the excitation energy of electron of element decreases, कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। और मैं लिख दूं यहाँ पर हेंस द कलर, हेंस द कलर, हेंस द emitted, hence the emitted color are shifted towards आपका क्या हो जाएगा, आपका हायर फ्रीक्वेंसी, है ना। नीचे जाते जा रहे हैं तो एक्साइटेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन क्या कर रहा है, वो सनलाइट में से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो रिलीज कौन सा कर देगा, हायर फ्रीक्वेंसी वाले। इसलिए ये कलर का वेरिएशन है आपका। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी, तो यहां पर कहते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर सोल्यूबल इन वाटर। तो मैं लिख दूं यहां पर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली soluble in water because they react with water। ये क्या कर लेते हैं, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पेरिंगली, यानी कि बहुत कम डिसॉल्व होती हैं, आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ब्रोमीन एंड आयोडीन डोंट रिएक्ट विद वाटर। कि ब्रोमीन और आयोडीन जो है आपके, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। आगे चलते हैं इसके बाद हम, और ठीक है। तो जो आयोडीन और ब्रोमीन है ये वाटर में सोल्यूबल तो है नहीं, तो मैं लिख दूं यहाँ पर आयोडीन एंड ब्रोमीन आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इन ऑर्गेनिक, वाटर में तो डिसॉल्व होते नहीं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो गए, यही CCl4 या आपका CH2 है ना, ये सारे के सारे आपके, या क्या लिख दो आप, ऑक्टेन लिख दो। तो इनमें सब डिसॉल्व हो जाते हैं आपके ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद आता है आपका इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। मैं लिख दूं यहां पर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एटोमाइजेशन। तो बताओ किसका एटोमाइजेशन सबसे इजी है, बोलो किसका एटोमाइजेशन सबसे इजी है, बोलो। एक सेकंड। फ्लोरीन को एटोमाइज करना आसान है या आयोडीन, ऑर्डर क्या रहेगा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का,
गाड़ी के कागज है, लिया था पानी का। ये देखो गाड़ी के कागज भीगना नहीं, इसलिए पान वाले से लिया था। हेलो, हाँ भाई, क्या ऑर्डर रहा? सर इसके अंदर चल अब थोड़ा सा तेरे को हिंट देता हूं तो समझियो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर सबसे ज्यादा बतानी है। किसकी सबसे कम हुई और किसकी सबसे ज्यादा? सर किस सबसे कम? तो सर फ्लोरीन की। कैसे? सर जो फ्लोरीन है, नहीं सबसे जल्द देखो, एटोमाइज होने का मतलब क्या है कि आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ रहे हो ना एक, और एटोमाइज कर रहे हो। सर क्योंकि सर जो अरे यार सर नहीं पता नहीं। चलो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगा ना, या नहीं? जैसे जैसे आप साइज जी बढ़ाओगे वैसे वैसे एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड क्या होता जाएगा? पुअर होता जाएगा ना, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या करेगा? डिक्रीज करेगा आपका, या नहीं? यही बात है ना, है भाई? अरे यार, जैसे जी जैसे एटम का साइज बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग खराब होता जाएगा आपका, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करनी चाहिए थी? डिक्रीज करनी चाहिए थी, है ना? तो मैं लिख दूं यहां पर एज द साइज ऑफ एलिमेंट increases the extent of overlapping decreases, है ना? so the strength of element bond decreases, है ना? so bond dissociation enthalpy decreases, है ना? तो हमारे हिसाब से लॉजिक क्या रहना चाहिए था कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो इसका होना चाहिए था, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का, है ना? तो मैं यहां पर लिख दूं एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखूं तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बहुत स्मॉल है ना, और इस बॉन्ड लेंथ के स्मॉल होने की वजह से ये जो लोन पेयर रिपल्शंस हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, या नहीं? बताओ। फ्लोरीन जी फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ काफी कम होने की वजह से ये लोन पेयर रिपल्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा आपका, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ
bond length of FF bond, the lone pair, the lone pair repulsions bonded between bonded fluorine atoms are very high, so the bond dissociation energy है ना, so the element bond becomes, so the fluorine bond becomes quite weak. ये क्या हो जाता है आपका, काफी वीक हो जाता है आपका, becomes quite weak, है ना. Hence bond dissociation energy of fluorine is less than of fluorine is less than chlorine and bromine. तो मैं लिख दूं यहाँ पर, so correct order of bond dissociation enthalpy will be. तो सबसे मुश्किल बॉन्ड तोड़ना होगा क्लोरीन का, उससे आसान ब्रोमीन का, उससे आसान फ्लोरीन का, और सबसे आसान आयोडीन का. ठीक है ना. चलिए, तो ये ऑर्डर हो गया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का. ठीक है ना. और क्या कहते हैं आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा ही करेगा आपका. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी. और इसके बाद आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज तो पहला आ जाएगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट. अब क्योंकि भाई फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है. तो मैं लिख दूं यहां पर, सिंस फ्लोरीन is most electronegative element, is most electronegative element. So fluorine shows oxidation state of -1 only. तो फ्लोरीन क्या शो करता है, सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है ना. रेस्ट ऑफ हेलोजेंस आर comparatively more less electronegative, है ना. आर comparatively less electronegative. वो comparatively क्या है आपके, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -1 to +7, है ना. और मैं लिख दूं यहाँ पर, डाउन द ग्रुप ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द stability of +7 oxidation state decreases and that of
and that of +5 oxidation state increases, है ना, because of inert pair effect, because of inert pair effect, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जाने में सबसे लास्ट वाला जो आयोडीन है ये +7 की बजाय क्या शो करना पसंद करता है, +5, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर I2O5 is more stable than I2O7। I2O5 क्या होगा, I2O7 से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि आयोडीन के लिए +5 स्टेबल है और +7 क्या है, अनस्टेबल है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट। तो मैं लिख दूं अमंग हेलोजन्स फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इट मींस इट हैज हाईएस्ट टेंडेंसी फॉर acceptance of electron from substrate। तो फ्लोरीन has the ability to oxidize ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कोई और हेलोजन ऐसा नहीं करता। तो ये हो गया फ्लोरीन प्लस में H2O, ये हो गया ट्वाइस ऑफ HF प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया, कोई और हेलोजन ऐसा नहीं करता। तो अब बात करें जरा Cl2 की। तो H2O के साथ ये रिएक्शन होती है आपकी HCl प्लस में HOCl, और ऐसे ही आपकी Br2 को वाटर से रिएक्ट करने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है, और तब जाके ये HBr और HOBr आता है। आयोडीन तो रिएक्ट ही नहीं करता, आयोडीन प्लस वाटर कोई रिएक्शन ही नहीं होती, है ना। तो फ्लोरीन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्साइड आयन, नन ऑफ द हेलोजन डू दिस। उल्टा जो आयोडीन है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसके लिए रिड्यूस स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है आपकी, है ना। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास रख लिए, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना आपका। तो यानी कि कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी रिड्यूस्ड स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। So for an oxidizer reduced state is more stable। तो इनकी ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चले गए। यहाँ पर देखो क्लोरीन माइनस में भी गया और प्लस में भी गया, ब्रोमीन माइनस में भी और प्लस में भी, ठीक है, लेकिन आयोडीन की रिएक्शन तो हुई नहीं। तो मैं लिखूं यहाँ पर आयोडीन इज कंपैरेटिवली weakest oxidizer among हेलोजन्स। हेलोजन में जो आपका आयोडीन है ये क्या है, आपका वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर है। वो किस वजह से वीकेस्ट हो गया आपका, बिकॉज
अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अंडर एटमॉस्फेरिक, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, conditions iodine the iodine cannot maintain its reduced state, ये अपने रिड्यूस स्टेट को मेंटेन ही नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू I2, ठीक है। तो ये हो गया आपका I माइनस और प्लस में O2, 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो 4 आयोडीन ले ली, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या डाल दिया, 4H प्लस। तो ये हो गया आपका 2I2 और 2 ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर। तो देख लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आयोडीन I माइनस को भी स्टेबलाइज नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर है, क्योंकि ये अपनी इसको होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका। चलिए, और मैं लिखूं यहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, मैं लिख दूं यहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है ना। तो जो फ्लोरीन होगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर NaCl के सॉल्यूशन में से फ्लोरीन को पास किया तो क्या बन जाएगा, देखो ये क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और अगर मैं ट्वाइस ऑफ NaBr ले लूं और क्लोरीन डाल दूं तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। और मैं ट्वाइस ऑफ NaI लेकर Br2 को डाल दूं तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन को, ठीक है ना। सो दीज हैलोजेंस कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि आयोडीन तो किसी भी हैलोजन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा उसके कंपाउंड से। तो आयोडीन क्या हो गया आपका, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजर, है ना। फ्लोरीन तीनों हैलोजेंस को रिप्लेस कर सकता है उनके कंपाउंड से, तो फ्लोरीन क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस डाई फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस all the halogens from their salt, all the halogens from their salt, so fluorine is best oxidizer, है ना। और मैं लिखूं यहाँ पर फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस, Cl2 can displace Br2 and I2 from their salts, ठीक है ना। So chlorine is a better oxidizer than bromine and iodine, है ना। और ब्रोमीन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, सिर्फ आयोडीन को, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर, द ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस only iodine, can displace only iodine from its compounds या salts, ठीक है ना। so bromine is a better oxidizer than iodine, so bromine is a better oxidizer than iodine।
तो सबसे घटिया कौन हो गया आपका, आयोडीन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद एनामलस बिहेवियर। हाँ एक चीज और, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द क्लोरीन वाटर इज येलो ग्रीन इन कलर, yet on standing for a long time, यानी कि 2-4 दिन तक इसको रख दें, then the chlorine water loses its yellow green color। तो क्लोरीन वाटर क्या करता है अपना, येलो ग्रीन कलर लूज कर देता है। वाई, बोलो ऐसा क्यों हो गया कि क्लोरीन वाटर ने अपना कलर लूज कर दिया, बोलो। बोल भाई क्यों हो गया ऐसा। इसका आंसर मैंने इनडायरेक्टली ऊपर दे दिया है, इनडायरेक्टली मैंने इसका आंसर दे दिया है ऊपर, सोचो जरा, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आ जाते हैं उठ के। बोलो बोलो। अच्छा एक बात बता, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, जब क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, या नहीं। हेलो हेलो, अरे क्या आवाज ही नहीं आ रही क्या तेरे तक। हेलो 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 हेलो, एक मिनट यार क्या हो गया। हेलो क्या हो गया तेरा, माइक वाइक खराब हो गया क्या। ये तो ठीक ही है। हाँ हेलो हेलो